नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारश और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बागंबरी का बाहुबली कौन। क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के बाद बागंबरी की गद्दी दावेदार कौन होगा, क्योंकि जिन बलबीर गिरी को सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बताया गया है, उनकी दावेदारी पर बवाल मच गया है। कई संत सुसाइड नोट की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं और अब सवाल बड़ा हो गया है कि बागंबरी की गद्दी का बिग बॉस अब कौन होगा। बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। पंच परमेश्वर की जो बैठक की जानी थी उसे स्थगित कर दिया गया। कौन बनेगा बागंबरी का बिग बॉस? इसके लिए अखाड़े के पंच परमेश्वरों की बैठक होनी थी, वो बैठक स्थगित कर दी गई है। बागंबरी के उत्तराधिकारी पर जंग। बलबीर गिरी के उत्तराधिकारी बनाए जाने के नाम पर जो आज औपचारिक तौर पर ऐलान होना था उसे टाल दिया गया है। बलबीर गिरी की ताजपोशी पर फंसा पेच। बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। उत्तराधिकारी पर नहीं चलेगी मनमर्जी। सुसाइड नोट को कैलाशानंद ने बताया फर्जी। इसलिए ये सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। आत्महत्या तो है ही नहीं, ये हत्या है। महंत की महासमाधि के बाद गद्दी पर लड़ाई। पच्चीस सितंबर को पंच परमेश्वर की बैठक में होगा उत्तराधिकारी का ऐलान। 25 सितंबर को जो धूल रोड की रस्म होगी उसके बाद ही विचार किया जाएगा। मठ के मठाधीश पर महाभारत। तीन 300 साल पुराने बागंबरी मठ का मठाधीश कौन होगा, यह अब सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि अगर सुसाइड नोट को सच माना जाए तो महंत नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। लेकिन महामंडलेश्वर कैलाशानंद सुसाइड नोट को सच मानने से इनकार कर चुके हैं और ना ही पंच परमेश्वर मान रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पंच परमेश्वर ने बुधवार की बैठक को स्थगित किया है, उससे सवाल खड़ा हो गया है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी की आखिरी वसीयत के मुताबिक बलबीर गिरी को महंत बनाया जाएगा या फिर कोई और बागंबरी का बाहुबली बनेगा। प्रयागराज का बागंबरी मठ लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। सैकड़ों सालों का इतिहास है, लेकिन अब बागंबरी मठ का बाहुबली कौन होगा, इसको लेकर बवाल मच गया है कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, उस सुसाइड नोट को फर्जी बताते हुए महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने बलबीर गिरी की दावेदारी पर सवाल उठा दिए हैं। देखो, नरेंद्र गिरी जी महाराज की जो सुसाइड नोट है या उनकी आत्महत्या तो है ही नहीं, ये हत्या है, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र गिरी जी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते थे और नरेंद्र गिरी जी इतने कभी कमज़ोर दिल के नहीं थे। मैं उनको बहुत करीब से जानता था, इसलिए ये सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT बिठा दी है, इसकी बारीकता से जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, जिस पंच परमेश्वर की बैठक में बागंबरी के उत्तराधिकारी का ऐलान हो रहा था, वो टाल दी गई। अब 25 सितंबर को पंच परमेश्वर की बैठक होगी, मतलब बागंबरी का नया दावेदार कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, ये महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि उन्होंने बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। संत समाज बलबीर गिरी को हजम नहीं कर पा रहा है, उनके नाम को पचा नहीं पा रहा है। चाहे वो निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी हों, चाहे अखाड़ा परिषद के सदस्य हों, पदाधिकारी हों, वो सब के सब जो है वो सुसाइड नोट पर सवाल उठा रहे हैं। और यही वजह है कि आज निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर की बैठक इसी बागंबरी मठ में अब से कुछ देर बाद जो होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है। 25 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 25 सितंबर को जब धूल रोड की रस्म अदा की जाएगी, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि पंच परमेश्वर की बैठक कब होगी। एक सवाल सुसाइड नोट की उस थ्योरी का भी है, जिसको लेकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई इसे सच बता रहा है तो कोई झूठ। शुरुआत में बलबीर गिरी ने भी सुसाइड नोट को फर्जी बताया था, लेकिन बाद में अपना बयान पलट दिया।
वो सब ऐसा कर सकते देखिए, हैं? मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। हैंड राइटिंग उनकी है नहीं, हम इतना तो आप भी देखते हैं कि जो साइन कर रहा है आदमी, और अगर आप देखेंगे बगल में तो आपको दिख रहा है वो। आप हैंडराइटिंग पहचानते हैं क्या उनकी? नहीं, मैंने पहचानता और मैंने सरकार को, सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है, ये जांच का विषय सरकारों का है। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को अगर ध्यान से देखें तो उसमें साफ तौर पर बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात कही गई है। लेकिन कुछ लोगों को इस सुसाइड नोट पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि बागमरी का नया महंत कौन होगा। महंत नरेंद्र गिरी ने जिस बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। निरंजनी अखाड़े के लोग सवाल उठा रहे हैं, अखाड़ा परिषद के लोग सवाल उठा रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के जो राष्ट्रीय सचिव हैं महंत रविंद्र पुरी, अब से कुछ देर पहले उन्होंने हमसे की गई खास बातचीत में ये बताया है कि जो पूरा सुसाइड नोट है वो संदेह पैदा कर रहा है, शक पैदा करने वाला है। उस सुसाइड नोट पे यकीन नहीं किया जा सकता है। और चूंकि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सिर्फ और सिर्फ बलबीर गिरी को फायदा होना था, उन्हें उत्तराधिकारी बनना था, इसलिए आज निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर की जो बैठक की जानी थी इसी बागंबरी मठ में, उसे स्थगित कर दिया गया है। मठ का महंत बनने को लेकर अंदर खाने एक नई जंग शुरू हो गई, क्योंकि मठ एक है लेकिन दावेदार कई हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि बागंबरी का बाहुबली कौन होगा। क्या सुसाइड नोट में जिस बलबीर गिरी का जिक्र है, क्या उन्हें नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा, या मठ का मठाधीश बनने की लड़ाई महाभारत में तब्दील होगी? क्योंकि बात सिर्फ उत्तराधिकारी बनने तक की नहीं, करोड़ों की संपत्ति की भी है। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े की स्थापना करीब 900 साल पहले हुई थी, जबकि बागमरी मठ 300 साल पुराना है। देश में कई मंदिर आश्रम हैं जो बागमरी मठ और निरंजनी अखाड़े के अंडर आते हैं। एक आकलन के मुताबिक अरबों रुपए की ये संपत्ति है। अब इसी संपत्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जो बागंबरी मठ का उत्तराधिकारी होगा उसका इन सब पर होल्ड होगा। यही वजह है कि गुरु की गद्दी को लेकर जेलों में खींचतान शुरू हो गई है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। बागंबरी मठ कोई राजा का सिंहासन नहीं है जहां राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ वो ही बैठता है जो योग्य होता है। कभी योग्यता के आधार पर ही नरेंद्र गिरी को ये गद्दी मिली थी, लेकिन बात नरेंद्र गिरी के बाद की आई है। बागंबरी का सिंहासन दो लोगों के बीच घूमता रहा है, या यूं कहें कि मठ में नरेंद्र गिरी के रहते नंबर 2 की लड़ाई है, जो कभी बलबीर गिरी तो कभी आनंद गिरी की तरफ घूमती रही है। रिपोर्ट महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक बलबीर गिरी का, जो नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, तो दूसरा आनंद गिरी का, जो बागंबरी के सबसे बड़े विलेन के रूप में सामने आए हैं। लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता है कि दोनों ही 15 साल पहले नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए थे। जिन बलबीर गिरी को सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने अपना उत्तराधिकारी बताया है, वो निरंजनी अखाड़े के उप महंत भी हैं। इसके अलावा हरिद्वार की बलकेश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था का संचालन करते हैं। वहीं जिस आनंद गिरी को नरेंद्र गिरी की मौत का सबसे बड़ा गुनहगार बताया जा रहा है, कभी उस आनंद गिरी को नरेंद्र गिरी का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बताया जाता था। कहा जाता है कि 10 साल पहले नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत आनंद गिरी के नाम की थी, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच हुए विवाद के बाद सब बदल गया और नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत को रद्द कर दिया। जानकारों की माने तो बलबीर गिरी और आनंद गिरी में नंबर 2 की लड़ाई अक्सर रही। शुरुआत में आनंद गिरी इस रेस में आगे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता आनंद गिरी इस रेस में पिछड़ते गए और बलबीर गिरी महेंद्र नरेंद्र गिरी के प्रिय हो गए। जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे तब बलबीर गिरी ही उनके ठीक बगल में बैठे थे और नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में भी बलबीर गिरी को ही बागंबरी का उत्तराधिकारी बनाने की बात कही। हालांकि इसको लेकर बवाल मचा है, लेकिन एक बात साफ है कि गुरु का जीवन पिछले 1.5 दशक से कहीं न कहीं इन 2 शिष्यों के बीच फंसा है, जिनमें से एक सलाखों में है तो दूसरा साधु संतों के सवाल में है। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। महंत नरेंद्र गिरी की मौत एक पहेली बनती जा रही है, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश हो रही है वो उतनी ही उलझती जा रही है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि पहला सवाल सुसाइड नोट का है, महंत नरेंद्र गिरी की उस लिखावट का है जिस पर खुद बलबीर गिरी ने सवाल उठा दिए थे। वो और बात है कि बाद में वो पलट गए।
लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उस वीडियो का है जो नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किया है। उस लड़की का है जिसका जिक्र खुद नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में किया है। सुसाइड नोट में लिखी अंतिम इच्छा के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को बाघंबरी मठ में भू समाधि दे दी। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री अभी भी सस्पेंस बनी हुई है, क्योंकि 20 सितंबर के दिन बाघंबरी मठ के अंदर क्या हुआ था ये किसी को नहीं मालूम। क्योंकि सोमवार दोपहर 1 बजे के बाद महंत नरेंद्र गिरी जब अपने कमरे में गए तब से लेकर शाम 5:20 तक उस कमरे में क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बनी हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट महंत की मौत मिस्ट्री को खोलने में सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि सूत्रों की माने तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत एस्फेक्सिया से हुई है, मतलब नरेंद्र गिरी की मौत दम घुटने से हुई है, जो कहीं न कहीं फांसी की तरफ इशारा कर रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टर्स के पैनल ने किया, लेकिन पोस्टमार्टम में कई ऐसी बातें सामने आई जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि पोस्टमार्टम में भले ही फांसी लगाने की बात सामने आई, लेकिन अभी भी लोगों को महंत की मौत मिस्ट्री लग रही है। क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी खोजना बाकी है, जिसमें से एक सवाल सुसाइड नोट का है, जिसको लेकर कई लोगों को अभी भी भ्रम है कि सुसाइड नोट में लिखी हैंडराइटिंग महंत नरेंद्र गिरी की ही थी। ये जांच का विषय बना हुआ है। देखो, नरेंद्र गिरी जी महाराज की जो सुसाइड नोट है या उनकी आत्महत्या तो है ही नहीं, है हत्या है, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र गिरी जी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते थे, और नरेंद्र गिरी जी इतने कभी कमज़ोर दिल के नहीं थे। मैं उनको बहुत करीब से जानता था, इसलिए ये सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT बिठा दी है, इसकी बारीकता से जांच की जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी समाज के सामने आपके द्वारा देखा जाएगा। महंत को अंतिम विदाई देने प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नरेंद्र गिरी की मौत को शक की नजर से देख रहे हैं। महाराज जी इस तरह से हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, चूंकि मामला जांच के दायरे में है और SIT उसकी जांच कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे महाराज जी के इस धरती को छोड़ करके जाने के हर कारण को जांच के हिस्से में रखते हुए उसकी जांच करके सच सबको आपको उचित समय पर बताया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस लड़की का है जिसका जिक्र सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने किया, जिसकी वजह से नरेंद्र गिरी की मौत हुई। आखिर वो कौन सी लड़की थी जिसको लेकर आनंद गिरी नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहा था? क्योंकि महंत की मौत मिस्ट्री की हिस्ट्री खोलने के लिए उस लड़की का पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक वो लड़की सामने नहीं आती महंत की मौत मिस्ट्री ही बनी रहेगी। ABP गंगा की रिपोर्ट, प्रयागराज से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। तमाम शक और दावों के बीच SIT की जांच जारी है। जिस आनंद गिरी का नाम सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने 14 बार लिखा, जिस आद्या तिवारी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया, उस आनंद गिरी और आद्या तिवारी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मौत से आई साजिश वाली दुर्गंध, चौथे दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद। पुलिस के सामने उगलेगा सारे राज। फिल्मी स्टाइल वाली जिंदगी जीने का शौकीन, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फर्राटा मारने वाला ये संत अब पुलिस की हिरासत में है, जो बारी बारी अपने सारे राज पुलिस के सामने उगलेगा। ये वही संत है जिस पर लगे हैं गंभीर आरोप, और इसी का नाम दर्ज है उस 8 पन्ने के सुसाइड नोट में, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वो महंत नरेंद्र गिरी का है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच SIT ने अपने हाथों में ले ली है और एक एक परत खोल रही है। लेकिन इन सब के बीच महंत नरेंद्र गिरी के सबसे खास चेले रहे
आनंद गिरी को कोर्ट में पेश किया गया, तो वहीं उसी सुसाइड नोट में जिस दूसरे शख्स का नाम है उसे भी कोर्ट में पेश किया गया। महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या प्रकरण में अब अगर बात करें तो उनके शिष्य स्वामी आनंद गिरी और इसके साथ साथ मुख्य पुजारी अद्या तिवारी पर प्रयागराज पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड नोट मिला उस सुसाइड नोट में इन दोनों नामों का जिक्र था, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। इतना ही नहीं, इन दोनों को तमाम सारे और लोगों के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई कि आखिर किस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी के साथ इनके संबंध थे। अब प्रयागराज पुलिस ने आज इन दोनों को न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद इन दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रयागराज कोर्ट में आनंद गिरी और लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी अद्या तिवारी को पेश किया गया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद था। दोनों को तेजी से कोर्ट के अंदर ले जाया गया और फिर कोर्ट ने सुनाया अपना आदेश। दोनों को नैनी सेंट्रल जेल में भेजा गया है, जहां पे ये 14 दिनों तक रहेंगे। इधर अगर प्रयागराज पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो प्रयागराज पुलिस को इंतजार है महंत नरेंद्र गिरी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। इसके साथ साथ प्रयागराज पुलिस दोनों व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा रही है, जिसमें कि आद्या तिवारी और आनंद गिरी शामिल हैं, कि आखिर इनकी बात किन किन लोगों से होती थी और पिछले 2-3 महीनों से इनकी बात सबसे ज़्यादा किससे हुई है। इस CDR से ही पता चलेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है प्रयागराज पुलिस को, क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड लेटर बरामद हुआ उसके बाद तमाम सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि महाराज जिस तरीके से सुसाइड लेटर लिख नहीं सकते थे, तो कुछ लोग वहीं कह रहे हैं कि सुसाइड लेटर उन्होंने ही लिखा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद। कोर्ट ने आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन जिस तेजी के साथ आनंद गिरी और अद्या तिवारी कोर्ट के अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन हालात बदले हुए थे। आनंद गिरी की हालत खस्ता लग रही थी, तो वहीं अद्या तिवारी 2 शख्स के कांधे पर लटका हुआ बाहर आया था। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में दोनों के साथ हाथापाई हुई थी। दरअसल आनंद गिरी वही शख्स है जो कभी महंत नरेंद्र गिरी का करीबी हुआ करता था, लेकिन एक विवाद के बाद दोनों गुरु चेले अलग हो गए थे। बीच में समझौता भी हुआ, लेकिन 20 सितंबर को जो कुछ हुआ उसने सभी को सन्न कर दिया। और जो सुसाइड नोट कमरे से बरामद हुआ उसमें आनंद गिरी का नाम दर्ज है। इससे मैं दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, अद्या प्रसाद और संदीप तिवारी की होगी। मैं प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी हत्या के जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। ये 8 पन्नों के सुसाइड नोट की वानगी है। इन 8 पन्नों के सुसाइड नोट में 14 बार आनंद गिरी का नाम दर्ज है और हर बार नरेंद्र गिरी को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। इसी सुसाइड नोट के सामने आने के बाद पुलिस ने आनंद गिरी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद गिरी को भेज दिया, जहां वो एक एक राज खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात गाजियों की धरती पर गरजे ओवैसी की, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी के दौरे पर हैं और एक बार फिर ओवैसी ने वही बखेड़ा खड़ा किया है जो अयोध्या में किया था। क्योंकि जहां अयोध्या को ओवैसी ने फैजाबाद लिखा था, तो वहीं अब संभल को गाजियों की धरती बताकर ओवैसी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ओवैसी यूपी में ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं गरीब मजलूम आवाम का साथ देता रहूंगा। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की दिमाग की उपज है। ये यूपी की पॉलिटिक्स को सांप्रदायिक बना देने की कोशिश है। ये मुस्लिम वोट को बांट देने की कोशिश है, क्योंकि संभल को जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने गाजियों की धरती बताया है, उससे सवाल खड़ा हो गया है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी यूपी में इसी तरह से चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के संभल आने से पहले MIM की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें संभल को गाजियों की धरती बताया गया था। इस पोस्टर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन के लोगों ने ऐतराज जताया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आए और जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने सपा, बसपा और भाजपा पर जमकर निशाने साधे। क्योंकि इससे पहले अयोध्या गए थे तो पोस्टर में अयोध्या को फैजाबाद लिख दिया था, और अब जिस तरीके से संभल को गाजियों की धरती लिखा है, उसे देख सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ओवैसी की ये पोस्टर पॉलिटिक्स एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि एक गलती हर बार हो ये मुमकिन नहीं है। इससे पहले भी अयोध्या में असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में आए पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।
MIM की तरफ से अयोध्या को फैजाबाद लिख दिया गया था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया था और उस पोस्टर को हटवा दिया गया था। लेकिन आज संभल में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगाए गए पोस्टर नहीं हटाए गए और ओवैसी तय समय के मुताबिक संभल पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उन्होंने मतदाताओं को रिझाने के लिए भाजपा, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं और उनके कार्यक्रमों से पहले इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके लिए ओवैसी लगातार यूपी में आकर मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी का एक दौरा सितंबर की शुरुआत में अयोध्या से शुरू हुआ था, जो सुल्तानपुर से होते हुए बाराबंकी पहुंचा था और अब इसी कोशिश से ओवैसी एक बार फिर यूपी आए हैं। बुधवार को ओवैसी संभल पहुंचे, जहां उनका निशाना भाजपा पर कम, सपा और बसपा पर ज्यादा था। मैं पूछना चाहता हूं, भारत को आजाद होकर 75 साल के करीब हो चुके हैं। इतने असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव हो गए कि हर चुनाव से पहले जिंदगी और मौत की बात होगी और चुनाव के बाद हम रोज मरते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल नहीं मिलता, डिग्री कॉलेज नहीं मिलता, नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता, पुलिस के जुल्म का खात्मा नहीं होता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, मगर उत्तर प्रदेश की जेलें उनकी जवानी को बर्बाद कर देती हैं और अगर जिंदा बच जाते हैं तो बाहुबली और गैंगस्टर के नाम पर उनके पेट और पैर में गोली मार दी जाती है। दरअसल ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट पर है कि जिस तरीके से ओवैसी, मुख्तार, अतीक जैसे बाहुबलियों की वकालत कर रही हैं, उससे यूपी का सियासी पारा जड़ा हुआ है। कई विपक्षी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम बता रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी मुस्लिम वोट को बांटने का काम कर रही हैं, उससे वो खुद जीते या न जीते, लेकिन सपा और बसपा का खेल जरूर खराब कर देंगे। ABP गंगा के लिए संभल से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट।